10 वो गलतियां, जी हाँ 10 वो गलतियां जो आप अपने इन्वेस्टमेंट करने में करते हैं और वहां पर अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन गलतियों की जो बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के मामले में करते हैं और वहां पर उस इन्वेस्टमेंट का उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता या बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और टाइम बर्बाद हो जाता है साथ में। मिस्टेक नंबर 1, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करना। भैया आपको पता ही नहीं कि आपको पैसा चाहिए किस लिए। क्या वैकेशन के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए चाहिए? किस लिए पैसा चाहिए? जब गोल नहीं है तो या तो भाई इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, करोगे तो गलत सलत जगह कर दोगे और जब जरूरत पे पैसा चाहिए होगा तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि अपना गोल जरूर बनाएं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट को करें कि मुझे हर साल वैकेशन के लिए इतना पैसा चाहिए, 3-4 साल में मोबाइल के लिए पैसा इतना चाहिए, लैपटॉप के लिए पैसा इतना चाहिए, बच्चे बड़े होंगे उसकी एजुकेशन के लिए इतना चाहिए, उनकी शादी के लिए इतना पैसा चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए मुझे इतने खर्चे की जरूरत पड़ेगी। और इस सारे में इन्फ्लेशन का जरूर टेक केयर कर लेना, क्योंकि जो आज 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो शायद 30 साल बाद नहीं रहेगी, इसलिए इन्फ्लेशन को जरूर समझ लेना। दूसरी मिस्टेक, हाई रिटर्न के चक्कर में फ्रॉड में फंस जाना, स्कैम में फंस जाना या पॉन्जी स्कीम में फंस जाना। हुआ यूं कि चेन्नई से एक सज्जन आए, उन्होंने मेरी बिजनेस कोचिंग ली थी लेकिन कभी आए नहीं क्लास में। 6 महीने बाद अचानक आए, गुरुजी बचा लो। क्या हो गया? बोले मैंने निधि कंपनी खोली थी, 30% ब्याज के ऊपर मैंने एफडी ली लोगों से और लोगों ने भी धनाधन पैसे दे दिए। अब उनका ब्याज भरने के पैसे नहीं है, वो सारा पैसा मैंने गुजरात से फोन आया था, वहां के उन्होंने बोला आपको हम 30% महीने की रिटर्न देंगे। जी हाँ, 30% महीने की रिटर्न का प्रॉमिस किया। कितनी बड़ी रिटर्न है जी, 30% महीना। इन्होंने कहा मुझे 30% साल की रिटर्न देनी है, 30% महीने की रिटर्न। फंस गए, 4.5 करोड़ रुपया जीरो हो गया। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट में जाना है फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाओ या रेप्यूटेड जो भी एप्स आई हैं, कंपनियां आई हैं, अच्छी तरह एजुकेट करती हैं अपनी ऐप में, आपको समझाती हैं किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टेस्ट होते हैं आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, माना रिस्क लेने का आपका मादा कितना है। ये सारी चीजों के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। मिस्टेक नंबर 3, इमरजेंसी फंड का ना होना। दोस्तों वक्त कभी पूछ के नहीं आता, कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है और कई लोग गलती करते हैं, पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। स्टॉक मार्केट पे कभी कभी मंदी लंबी चलती है, पैसा निकालने में बहुत घाटा हो सकता है, रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन सही वक्त पे अगर पैसा नहीं निकाला, गलत वक्त पे निकाला तो नुकसान भी हो जाता है। कम से कम 6 महीने के खर्चे का 1 साल का रख सको तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वो इमरजेंसी फंड, वो रिजर्व आपके पास जरूर लिक्विड फंड में या एफडी में होना चाहिए, जिसको आप जब चाहे निकाल सकें। चौथी गलती, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। कोई भी एक स्टॉक लिया, बस टिप्स के ऊपर धनाधन पैसा लगा दिया, सारा डूब गया, या सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया है, म्यूचुअल फंड में लगा दिया। भाई तरीके से समझो फाइनेंशियल एडवाइजर से। आपको इक्विटी में भी लगाना है, डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड, आपको कुछ पोर्शन रियल एस्टेट में भी लगाना है, आपको कुछ पोर्शन गोल्ड में भी लगाना है, और आने वाले टाइम में क्रिप्टो का भी ध्यान करके चलना, उसके बारे में भी सीख के चलना। तो ये जब एसेट्स को ठीक से डिवाइड नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 5वीं गलती, महंगाई को फैक्टर नहीं करना। सरकार बोलती है 6-7% है, एक्चुअल में देखो तो 10-15% होगी। आपको पता होगा कितनी महंगाई बढ़ रही है, सब्जी भाजी कितनी महंगी हो गई, किराना कितना महंगा हो गया, हर चीज तो महंगी होती चली जा रही है। तो उसको फिगर आउट नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था कि आप 12,000 रुपये महीना लगातार जोड़ते हैं 20 साल तक, अगर तो पीपीएफ में वो 50 लाख होता है, म्यूचुअल फंड में वो ईएलएसएस में 5 करोड़ रुपए होता है। देख लेना वो वीडियो ढूंढ के, नहीं तो गूगल पे ये इंफॉर्मेशन बहुत भारी अवेलेबल है। इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करना और समझना बहुत जरूरी है। जो आज लाख रुपए की वैल्यू है वो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में घटती ही जानी है। छठी मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट में इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। मार्केट गिर रही है, डर गए, घाटे पे बेच दिया। मार्केट बढ़ रही है, कूद पड़े। वॉरेन बफेट कहते हैं जब लोग ग्रीडी हों, लालची हों, उस टाइम डरो। जब लोग डरे हुए हैं उस टाइम तुम लालची हो जाओ।
इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन देयर इज फियर यू बिकम ग्रीडी, व्हेन पीपल आर ग्रीडी यू बिकम फियरफुल। जब मार्केट गिर रही हो तो टाइम है और पैसा लगाने का, उस टाइम में तो आप बेच जाते हैं या शांति से डर के बैठ जाते हैं। कोविड में स्टॉक मार्केट निफ्टी की बात करें 11,000 से 7,000 पे आ गया था मार्च एंड में, उसके बाद 3 महीने में वापस 11,000, आज 24,000 पे है। तो ग्रीड और फियर, ये दो इमोशंस को संभाल के रखना, इन्फॉर्म डिसीजन लेना, एकदम से पैनिक में घबरा के लालच में आके इमोशनल डिसीजन मत लेना भैया इन्वेस्टमेंट के। 7वीं गलती, कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट करना। भाई कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप बैंक से लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो और उसको शेयर मार्केट पे लगा देते हो। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है, ये तो गलती करना मत। मैं तो इसके भी खिलाफ हूं कि आप 20-20 साल के मकान की EMI भर रहे हो। भाई जब आप मकान की EMI भर रहे हो, मकान आपका थोड़ी है, तो बैंक का है। 2 साल 3 साल में डिफॉल्ट हो गया तो गया आपका 2-3 साल का पैसा भी गया, मकान भी चला गया, सिविल अलग खराब हुई। अच्छा चलो आधा भर के डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा? बैंक तो अपने पैसे वसूल करने के लिए औने पौने दाव में बेच देगा, मकान ऑक्शन कर देगा, बेचती अलग होगी आपकी। तो भाई कोशिश करके मकान भी वो लेना जो खुद के पैसे से इमीडिएट खरीदेगा, नहीं तो 20-30 साल EMI भरते रह जाओगे भाई। बहुत लोग की वैल्यू बढ़ी, मानता हूँ, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, मानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी मकान लिया अपने पैसे पूरे इकट्ठे करके लिया, तब तक म्यूचुअल फंड में लगाया। और ये बता दो म्यूचुअल फंड की रिटर्न रियल एस्टेट से ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो बनाया था, शाहरुख खान ने मन्नत जब लिया था 13 करोड़ का लिया था 2001 में, आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ है। वही HDFC के मल्टी कैप में लगाया होता तो 1300 करोड़ रुपए होती थी, हम 1300 करोड़ रुपए। तो पैसा म्यूचुअल फंड में जोड़िए, मेरे हिसाब से जब पूरा पैसा हो तो अपना ठोक के अपने भाव पे डेस्परेट प्रॉपर्टी मार्केट से 30-40% सस्ते भाव में लेना, तब आपको मजा आएगा। कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि भैया मुझे कोई बैंक का पैसा देना है, क्योंकि अगर आप लोन लेकर भी रियल एस्टेट ले रहे हो तो वो आपका नहीं है, बैंक का मकान है। दूसरा, अगर आप लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं है। इन 10 गलतियों में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, इससे भयंकर गलती और हो नहीं सकती। मिस्टेक नंबर 8, अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर नहीं करना। मान लीजिए आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो किसी एडवाइजर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर के साथ बैठ कर रिव्यू कीजिए, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो आपके उनके साथ बैठ कर रिव्यू कीजिए। कई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, फंड अच्छे होते हैं लेकिन फंड मैनेजर की गलत हो जाती है, कॉल गलत हो जाती है, गलत शेयर पे पैसा लगा देता है, या मार्केट नीचे चल रही है, उस टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अच्छा है तो फोन करेगा, सर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, पैसा लगाइए। लेकिन अगर नहीं है तो आपका फर्ज बनता है 6 महीने में खुद रिव्यू करें, उसको बुलाएं, भैया बैठो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करो, क्या चल रहा है अच्छा क्या नहीं मुझे समझाओ। उस हिसाब से हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कुछ करनी हो तो कर लेना, और बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं। फंड रखने हैं तो 5, 6, 7, और अगर स्टॉक रख रहे हैं तो 10 से ज़्यादा मत रखना, ताकि आपको यहाँ पर याद रहे हर कुछ। लोग बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, भाई ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती, इसलिए कम से कम क्वालिटी और रिव्यू हर 6 महीने में। मिस्टेक नंबर 9, टैक्स प्लानिंग नहीं करना। आपको जो जो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, ATC, ATD, जहां जहां भी आपको हाउस रेंट अलाउंस, कौन कौन से अलाउंस, बच्चों के एजुकेशन के अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, किस किस तरह के अलाउंस आपको मिलते हैं, किस किस पे एग्जेम्पशन मिलती है, उसको अच्छी तरह समझ के CA के साथ बैठ के खुद भी नॉलेज हासिल करके एक अच्छी टैक्स प्लानिंग करना, क्योंकि यहाँ पर इग्नोरेंस होने से काफ़ी नुकसान हो सकता है, और गलत अगर रिटर्न चली गई, टाइम पे नहीं गई, तो बहुत सारी पेनल्टीज का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, आपके अधिकार क्या है, आपको एग्जेम्पशंस क्या है, आपका टैक्स स्लैब क्या है, ऑफिशियली लीगली टैक्स कैसे बचा सकते हैं आप, क्या HUF खोलने में आपको फ़ायदा होगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने में फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें अपने CA से समझ के अपने आप को पूरी तरह इन्फॉर्म रखिएगा। और 10वीं सबसे बड़ी मिस्टेक, एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होना। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है
लोग समझते हैं मुझे सब आता है, मैं तो सीख लिया, मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर की क्या जरूरत है। अरे भाई, जिससे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स किया, CFP है, लोग क्या है CA से एडवाइस ले लेते हैं। भाई CA फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वो टैक्स एडवाइजर है। CA से टैक्स की एडवाइस लीजिए, फंड फ्लो की एडवाइस लीजिए, लेकिन CA आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर के काम फाइनेंशियल एडवाइजर को करने दो। समझ लीजिए वो फाइनेंस का डॉक्टर है आपका, और डॉक्टर से ज़्यादा अहमियत रखता है। डॉक्टर तो सिर्फ आपकी हेल्थ ठीक करेगा, लेकिन फाइनेंस खराब हो गया तो भाई डॉक्टर भी हेल्थ ना ठीक कर पाएगा, इतना टेंशन हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर रखना, और अगर ना हो तो कमेंट में देना, मैं अपना दे दूंगा तुमको। तो दोस्तों, ये 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स, ये आपके लिए एक तरीके से वार्निंग है। अगर इनमें से एक गलती या 10 गलतियां आप कर रहे हो तो आज टाइम आ गया है इस वीडियो को देख के सुधारें, एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखें और ये वाली गलतियां ना करें, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे। फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छी तरह एजुकेट करें, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र रखें। और मेरे बहुत सारे वीडियोस, ये पूरा महीना डेडिकेटेड है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। सारे वीडियोस इसी के ऊपर मेरे आने वाले हैं। बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ये एक ऐसी एजुकेशन है जो आपको ना कॉलेज में मिली, ना स्कूल में मिली, ना घर में मिली, जो मैं दे रहा हूँ। Thank you.